गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदवाई कॉलेज से मैं आपकी शाहीन मैम। क्लास 10 के बच्चों, आज आप लोग सिविक्स का लेसन 5 पढ़ेंगे और मेरे ख़्याल से पढ़ाई तो काफ़ी अच्छी हो रही होगी आप लोगों की, क्योंकि सिलेबस भी आपको मिल चुका है। और लेसन 5 आप सोच रही होंगी कि क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि लेसन 4 आपका कट गया है, जो कम हो गया है कोरोना महामारी की वजह से कोविड-19 में। तो वो सिलेबस में आपका 4 लेसन आपको नहीं पढ़ना है। मैं 5 पढ़ाऊँगी और जो लेसन मैं पढ़ाऊँ आपको वही लेसन पढ़ना है। वैसे भी मैं सिलेबस आपको भेज चुकी हूँ। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद भी अपने से सर्च करके भी आप उसको प्रॉपर रीडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका सिविक्स है, स्क्रीन पे आप देखिए। सिविक्स का लेसन 5 है, जन संघर्ष और आंदोलन। ये स्टार्ट करेंगे हम लोग आज, इसका ये पार्ट 1 है। तो बच्चों, कुछ बच्चे तो आए कॉलेज में, उन लोगों ने कॉपी साइन करवाया और हम सभी बच्चों से कहते हैं कि आप सभी कॉलेज आइए और कॉपी में जो काम कर लिया उसे भी दिखाइए, और जो काम आपको नहीं समझ में आए वो भी आप पूछिए। और मैप भी पूछ सकती हैं आप, प्रोजेक्ट जमा कीजिए, मैप भी पूछिए, उसे भी बनाइए। आप सभी बच्चों को बार बार मुझे कहना नहीं है 10th के बच्चों के साथ कि आप सिंसियर हो जाइए। आप तो बहुत ही सिंसियर हो ही चुके होंगे अब तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों ज़रूरी है, और सरकार के अलग अलग समूह के जो अंग होते हैं और विभिन्न सामाजिक समूह जो होते हैं वो सत्ता में साझेदारी कैसे करते हैं। तो इस तरह हमने समझ लिया कि सत्ताधारी जो हैं वह स्वच्छंद यानी आज़ाद नहीं है। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें विरोधी मांगों और दबाव में भी संतुलन बैठाना पड़ता है। तो इस अध्याय की शुरुआत में हम यही देखेंगे कि कैसे विरोधी मांगों और दबाव के बीच लोकतंत्र जो है वो अपना काम करता, आकार ग्रहण करता है। ये मैं बता रही हूँ आपको परिचय। जन संघर्ष, जन यानी पब्लिक जो को जन कहा जाता है, और जन संघर्ष और आंदोलन जो होता है, तो लोकतंत्र में कैसे इसके बीच बैलेंस रखा जाता है और कैसे दबाव के बीच में लोकतंत्र अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं। इस अध्याय में हम आप यही पढ़ेंगे और देखेंगे कि दबाव समूह और आंदोलन के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ये तो आपने देख लिया परिचय। अब इसमें जो है 2 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। एक नेपाल कहाँ है? नेपाल भारत का पड़ोसी देश है बच्चों। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर से सटा हुआ नेपाल है, और इधर से और उधर चीन और तिब्बत से है। तो ये हमारे भारत से सटा हुआ नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। इसमें लोकतंत्र का आंदोलन कैसे हुआ। दूसरा हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बोलिविया एक जगह है, आप उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि वहाँ क्या हुआ था। बोलिविया अमेरिका का एक जगह है, तो एक गरीब देश है। तो इसके बारे में हम ये दोनों जगह, लोकतंत्र का आंदोलन कैसे हुआ और बोलिविया का जल युद्ध कैसे हुआ, तो इन सारे बिंदुओं पे आप गौर कीजिए। सारे पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमने पहले अभी आपको बताया परिचय, और आगे अब इन दोनों पे हम आंदोलन करके बारे में चर्चा करके आपको बताएंगे। चलिए आप गौर से सुनिए कि नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन बच्चों हुआ था। तो 2006 में नेपाल में एक बहुत बड़ा विलक्षण आंदोलन उठ खड़ा हुआ था, और जहाँ लोकतंत्र वहाँ पे 1990 के दशक में तो कायम हुआ था। लोकतंत्र तो समझ रही बच्चों, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, वो हम आपको बहुत अच्छी तरह डिटेल पढ़ा रहे हैं, 9 से ही पढ़ा रहे हैं। तो नेपाल में राजा जो है वो अनौपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा था, लेकिन वास्तविक सत्ता जो है जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में भी था। नेपाल में राजा सिर्फ औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना हुआ था, सिर्फ औपचारिक रूप से। तो राजा वीरेंद्र जो उस वक्त का वहाँ राजा था, उसने स्वीकार तो कर लिया था कि इस तरह से शासन चलेगा, लेकिन
बच्चों उसका एक कत्ल हो गया था और उसको मार दिया गया था, और दूसरा राजा बना था ज्ञानेंद्र। वो लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। गौर से सुनिएगा, लोकतांत्रिक सरकार में जो बच्चों 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र जो वहाँ का था, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया था और वहाँ की सरकार को भंग कर दिया था। 2006 में हम कह रहे हैं कि आंदोलन हुआ था, और जो है संसद की सबसे बड़ी जो पार्टी थी, 7 पार्टी अलायंस, सप्त दलीय यानी 7 दलीय गठबंधन हुआ था, उसको कहा गया था एसपीए। एसपीए गठबंधन बना था, और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन का एक बंद हुआ था और काफ़ी हंगामा हुआ था। बच्चों, लोग सड़कों पे निकल आए, कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू को तोड़ के लोग निकल आए, 1 लाख लोग एक जगह जुट के लोग इसमें लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। ये हम बात कर रहे हैं बच्चों नेपाल की। गौर से सुनिएगा आप। और लोकतंत्र के बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, और 21 अप्रैल के दिन जो है जो आंदोलनकारी थे नेपाल में, वो उनकी संख्या 3-4 लाख पहुंच गई। और आंदोलनकारी ने राजा को कह दिया, ये अल्टीमेटम दे दिया कि आंदोलन के इनको सत्ता को हमारी मांगना पड़ेगा। क्या था उनकी मांगे, आप सुनिए गौर से। पहला, संसद को बहाल किया जाए। दूसरा, सर्वदलीय सरकार बने। तीसरा, एक नई संविधान सभा बने। तो राजा जो है इन तीनों मांगों को, उस वक्त वहाँ का राजा जो ज्ञानेंद्र था, 24 अप्रैल 2006 की मैं बात कर रही हूँ, वो इसको मानने को तैयार नहीं था। तो उस वक्त एसपीए जो पार्टी है, जो एसपीए पार्टी हम आगे भी बताऊंगे, आप स्क्रीन पे भी देख लिए, ये एसपीए एक पार्टी है वहाँ का सप्तदलीय संगठन। इसने इनको जो है कोइराला इनका नाम था, गिरजा प्रसाद कोइराला, इनको अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया, और इन कानून के द्वारा इनको संविधान सभा के निर्वाचन तरीके पे इनकी सहमति बनी, और 2008 में राजतंत्र को ख़त्म करके नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया। 2008 में बच्चों राजतंत्र को ख़त्म कर दिया गया, और 2015 में एक नए संविधान बना। आप यहाँ देखिए, नेपाल में 2006 में यह आंदोलन शुरू हुआ था, 2008 में राजतंत्र को ख़त्म किया गया, और ये देखिए आप स्क्रीन पे 2015 में एक नया संविधान बन गया। ये तो हम लोगों ने पढ़ा नेपाल के बारे में। चलिए हम आपको बोलिविया के बारे में बताते हैं। बोलिविया क्या है? बोलिविया में जो हुआ था बच्चों, वो था जल युद्ध। ये देखिए आप, बोलिविया जल युद्ध। और ये कब हुआ था? स्क्रीन पे आप देखिए, बोलिविया सन 2000 में जल युद्ध हुआ था। बोलिविया में लोगों का पानी के निजीकरण के खिलाफ एक संघर्ष था। बोलिविया क्या है बच्चों? बोलिविया लातीनी अमेरिका के गरीब देश है। वहाँ पे जल आपूर्ति जो नगर पालिका द्वारा की जा रही थी, तो उसमें ये दबाव था कि सरकार ने कोचबंदा जो वहाँ का शहर था, उसमें जल आपूर्ति के अधिकार के लिए एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को उसको बेच दिया था। और इस कंपनी जो कंपनी थी, उसने अनेक लोगों को पानी का मासिक बिल 1000 रुपये तक मांगना शुरू कर दिया। और बोलिविया के लोगों की आमदनी तो 5000 रुपये थी, तो 1000 तक वो सिर्फ पानी का टैक्स कैसे दे सकते थे बच्चों? इसके लिए जो बहुत ज़्यादा जन संघर्ष भड़क उठा, और 2000 ईस्वी में जनवरी में श्रमिक और सामुदायिक नेता के बीच गठबंधन सरकार एक आई, और गठबंधन ने शहर में 4 दिनों तक बहुत बड़ी हड़ताल की। और उसके बाद से फरवरी में यह आंदोलन शुरू हुआ। 2000 की बात कर रहे हैं बच्चों हम। इसके पुलिस ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्बरता से दमन किया, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी हड़ताल हुई, सरकार ने मार्शल लॉ लगाया, लेकिन जनता की इतनी बड़ी ताकत के आगे बहुराष्ट्र कंपनी को वो शहर छोड़ के भागना पड़ा, और सरकार को आंदोलनकारी की बात को मांगना पड़ा। और बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ जो किया गया था, एक करार किया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया, और इस आंदोलन को बोलिविया का जल युद्ध कहा गया। ये देखिए, बोलिविया का जल युद्ध। तो इसका ये मतलब है बच्चों कि लोकतंत्र में जनता का भी पूरा एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जन संघर्ष लोग करके, आंदोलन के द्वारा अपने हक को मानने के लिए लोग खड़े होते हैं। तो अब देखिए, आप इस पॉइंट पे आ जाइए, लोकतंत्र और जन संघर्ष। तो इन दोनों में
से आप एग्जाम्पल से क्या समझा बच्चों आप लोगों ने? नेपाल में जो आंदोलन हुआ था उसमें लोकतंत्र को स्थापित करना था। नेपाल में जो आंदोलन हुआ था उसमें क्या हुआ था? लोकतंत्र को लाना था कि वहाँ पे राजतंत्र को ख़त्म करके। और बोलेविया में क्या हुआ था कि जन संघर्ष में एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांगों को मानने के लिए बात किया गया था। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह सफल थे, लेकिन दोनों के प्रभाव के स्तर अलग अलग थे। लोकतंत्र में बच्चों जन संघर्ष के जरिए विकास होता है, ये ज़रूरी है। कुछ महत्वपूर्ण फैसले सहमति से लिए जाते हैं, लेकिन इस फैसले के पीछे कोशिश की जाती है कि किसी तरह का संघर्ष नहीं हो। लेकिन जो सत्ताधारी होते हैं, यानी जो सत्ता में बैठे रहते हैं और सत्ता में जो हिस्सेदारी चाहने वाले होते हैं, वो उन दोनों के बीच संघर्ष होता है। और जब भी कोई देश जो है वो लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहे होता है, तो लोकतंत्र का विस्तार हो रहा होता है और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया होती है। ये लोकतंत्र और जनसंघर्ष के बारे में हमने आपको बताया। अब आप देखिए लामबंदी और संगठन, क्योंकि बच्चों एसपीए क्या था? एसपीए भी संगठन था, एक जो काम करते हैं लोग एक ये संगठन के माध्यम से। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि हमने देखा बच्चों कि नेपाल में जो अनिश्चितकाल हड़ताल हुआ 7 दल के संगठन यानी एसपीए ने किया था। और इस 7 दलीय, देखिए आप स्क्रीन पे देखिए, 7 दलीय गठबंधन। ये मैं आपको समझने के लिए बच्चों ये पॉइंट बना देती हूँ कि इन बिंदुओं पे, इन पॉइंट पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो ये एसपीए जो गठबंधन था 7 दलों का, एसपीए ने ये आंदोलन ने अनिश्चितकाल हड़ताल किया था। इसमें ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए थे, जिसमें कुछ सदस्य संसद के भी थे। लेकिन इसमें साथ साथ बच्चों नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भी थी। और उसके दूसरे में हम बताते हैं कि नेपाल में जो जनसंघर्ष हुआ था उसमें राजनीतिक दल के अलावा दूसरे संगठन भी शामिल थे, बड़े मजदूर संगठन थे। और क्या हम आपको बताते हैं, जैसे शिक्षक थे, वकील थे, मानवाधिकारकर्ताओं के समूह थे, इन लोगों ने आंदोलन में अपना समर्थन दिया था। और दूसरा हम आपको बताते हैं, ये हम लाम संगठन के बारे में आपको बता रहे हैं। दूसरा जो मैं आपको बता रही हूँ बोलीविया का, ये देखिए फेडेकोर संगठन। ये जो बोलीविया का जल युद्ध हुआ था बच्चों, ऊपर पढ़ाया ना हमने बोलीविया का जल युद्ध। बोलीविया के जो जल युद्ध हुआ था उसको, आंदोलन को किसी राजनीतिक दल ने अगुवाई नहीं की थी। इस आंदोलन की लीडरशिप किसने की थी? देखिए आप, फेडेकोर संगठन। स्क्रीन पे आप नीचे आ जाइए, देखिए लिखा है फेडेकोर संगठन। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर संगठन ने किया था। इसमें बहुत इंजीनियर भी थे, पर्यावरणवादी लोग थे, के स्थानीय लोग भी थे, जैसे हम आपको बताएं, जैसे कारखाना मजदूर के लोग भी थे, वहाँ के कोच बम्बा, वहाँ का जो विश्वविद्यालय है वहाँ के छात्र भी थे, शहर के और बच्चों के आबादी के लोग भी शामिल थे। और इस तरह से इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी का समर्थन मिला। 2006 में बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी सत्ता में हासिल आ गई। तो इस तरह हम देखते हैं बच्चों कि जब इस दो उदाहरण से हम जान लेते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी संघर्ष के पीछे बहुत सारे संगठन होते हैं। जन संघर्ष आंदोलन इस लेसन का इसीलिए ना मैं बार बार आपको लेसन टच करते हुए बता रही हूँ कि जब जनता यानी पब्लिक जो संघर्ष जो आंदोलन करती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है उसमें जो कोई भी संघर्ष होता है उसके पीछे बहुत सारे संगठन होते हैं। लोग नए संगठन बना के और अपने हितों के लिए उसके लिए कई तरह की गठबंदियाँ कर सकते हैं, और इसे ही हित समूह या दबाव समूह, लास्ट पॉइंट पे आप आ जाइए, दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह आंदोलन जो है उसी को कहते हैं। कभी कभी लोग संगठन बनाए अपनी मांगों को एकजुट होने का फैसला करते हैं, और ऐसे समूह को ही आंदोलन या दबाव समूह या आंदोलन कहा जाता है। बच्चों, राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो दबाव समूह का लाभ सत्ता पे प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने और हिस्सेदारी करने का ही नहीं होता है। दबाव समूह के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं कि दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशा, समान हित, समान आकांक्षा और एक मत के लोग एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक जैसे जुटे रहते हैं। ये है दबाव समूह।
एक जैसे जुटे रहते हैं। तो ये आपने देख लिया, नेपाल में जो जनसंघर्ष हुआ था वो लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन था। और जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है, सूचना के अधिकार का आंदोलन है, महिला आंदोलन है, पर्यावरण आंदोलन है, ये सब होता है। तो दबाव समूह के समान आंदोलन भी जो होता है बच्चों, वो चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की ये लोग कोशिश करते हैं। लेकिन दबाव समूहों के विपरीत आंदोलन में बच्चों संगठन जो होता है, आंदोलन में फैसले अनौपचारिक तौर पे लिए जाते हैं, जो फैसले होते हैं वो लचीले होते हैं। आंदोलन जो होता है वो जनता की स्वयं भागीदारी पर निर्भर होता है, दबाव समूह पे नहीं होता। ये मैंने आपको थोड़ा सा दबाव समूह और आंदोलन के बारे में बताया। और दबाव समूह मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ कि लोग जब संगठन बना के अपने हित और नज़रिए को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियाँ करते हैं तो उसे ही हित समूह या दबाव समूह कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब इसमें आगे और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। और यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और चलिए फिर और आगे के लिए नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक